तो लास्ट वीडियो में हम एविडेंस की बात कर रहे थे कि एविडेंस क्या होता है, उसकी लीगल डेफिनेशन पढ़ी, उसकी सिंपल डेफिनेशन पढ़ी और जब उसको वो टेस्टिमनी कहलाती है वो देखा। ठीक है, अब एविडेंस कोर्ट में दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ओरल या रिटन फॉर्म में। ठीक है, ओरल या डॉक्यूमेंट्री। अब ये जो ओरल होते हैं वो फैक्ट्स या रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं जो जो किसी भी इंक्वायरी में जो वाया सेंसेस, ये बात याद रखने वाली है कि सेंसेस से किसी ने कहा, ज़ुबान से कहा, तो ज़ुबान सेंस ही है ना, बोलना एक सेंस है। तो सेंसेस से जो भी एविडेंस कलेक्ट होता है उसको हम ओरल एविडेंस कहते हैं। दूसरे एविडेंस हो सकते हैं रिटन या डॉक्यूमेंट्री। इसमें से फर्दर दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, अब इसमें हो कौन कौन से सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट्स, मतलब डॉक्यूमेंटेड है, लिखा हुई चीज़ें हैं, प्रूफ है उसका। मेडिकल सर्टिफिकेट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स या डाइंग डेपोजिशन। प्राइमरी क्या है, मतलब कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो एज सच है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब जो सेकेंडरी है उसमें क्या होता है कि इसमें जो प्राइमरी से ना सर्टिफाइड कॉपीज़ हो सकती हैं। ठीक है, वो सेकेंडरी बन गया। प्राइमरी एज सच है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है एज सच है और उसकी कॉपीज़ बनाएंगे, वो भी तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो है लेकिन फ़ोटो कॉपी है उसकी, तो वो सेकेंडरी कहलाएगा। टाइप्स ऑफ एविडेंस की बात करें तो उनमें 4 तरह की टाइप्स होती हैं। डायरेक्ट एविडेंस हो सकती है, जो डायरेक्ट किसी ने अपने सेंसेस से देखा, जैसे कि आई विटनेस। इसके अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हो सकते हैं, इनकी डिटेल मैं आपको बाद में बताती हूँ। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सकते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब जो क्राइम सीन पे जो भी चीज़ें पड़ी होंगी ना उन वो हो गए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट, किसी भी एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है ना, फोरेंसिक डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, वो उनकी जो ओपिनियन होती है ना, उनको भी एक एविडेंस के तौर पे लेते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंस को हेयर बाय से एविडेंस भी कहते हैं, जो कहे सुने होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने दूसरे बंदे से सुना और मैं वो कोर्ट में आके प्रेजेंट कर रही हूँ, तो वो हेयर से एविडेंस होते हैं। और जो ये हेयर से एविडेंस होते हैं उनकी कोर्ट में कोई अहमियत नहीं होती सिवाय डाइंग डिक्लेरेशन के। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है कि मैं आपको बाद में बताती हूँ। विटनेस, ये तो टाइप्स एविडेंस थे ना, अब विटनेस शाहिदी गवाह। ठीक है, ऊपर एविडेंस थे, ये विटनेस गवाह। ये इसकी 4 टाइप्स होती हैं। कॉमन या ऑर्डिनरी विटनेस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोफेशनल विटनेस हो सकता है, एक्सपर्ट विटनेस हो सकता है, हॉस्टाइल विटनेस हो सकता है। एविडेंस, ये तो विटनेस हो गए। अब एविडेंस की बात करते हैं, हमने पहले टाइप्स पढ़ी, अब स्टेप्स देखते हैं कि एविडेंस इकट्ठे कैसे किए जाते हैं। पहले ओथ, सबसे पहले हेल्थ लिया जाता है। इसके अलावा एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन का स्टेप आ जाता है। इसके बाद कोर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, री एग्जामिनेशन हो जाती है। ओथ में तो हेल्थ लिया जाता है ना। जो एग्जामिनेशन इन चीफ है, इसमें क्या होता है, प्रोसिक्यूशन की साइड से ना, प्रोसिक्यूशन मतलब जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से सवाल जवाब करते हैं उससे, ऑफेंस से। बल्कि मुलज़म से, मुजरम तो अभी नहीं है, वो तो जब सज़ा मिलेगी तब होगा, जब जुर्म साबित हो जाएगा तभी हम मुजरम कहते हैं। पहले तो हर बंदा मुलज़िम हो सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन, इसके बाद जो डिफेंस है ना, डिफेंस लॉयर है, उसकी तरफ से क्वेश्चन जो होंगे उसको जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से होंगे वो एग्जामिनेशन इन चीफ। उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है फ्रॉम द डिफेंस साइड। इसके बाद कोर्ट क्वेश्चंस करता है और इसके बाद री एग्जामिनेशन होती है। वही क्वेश्चन दोबारा किए जाते हैं ताकि पता चले, टेस्टिफाई किया जा सके कि वो देने वाला गवाह जो है वो झूठ तो नहीं बोल रहा। इसके बाद हम बात करते हैं कोर्ट में जाने के लिए जो डॉक्टर की अटेंडेंस और बिहेवियर कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात कि उसे फैक्ट्स को स्टडी करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा टाइम पे आना चाहिए, प्रॉपर्ली ड्रेसअप होकर आना चाहिए, आकर अपनी वो
अटेंडेंस मार्क करवाए रजिस्टर्स पर, अपनी प्रेजेंस मार्क करवाए, ठीक है। और दूसरा रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए कोर्ट में, ठीक है, कोई भी डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद पोलाइट रहना चाहिए। जो हाँ, ये योर ऑनर, क्या जब जो है ना जज, उसको बुलाने से पहले योर ऑनर ज़रूर कहना है, ठीक है। इसके अलावा पोलाइट रहें, बी पोलाइट, अननेसेसरी टॉक से बचें, बहुत ज़्यादा मतलब अननेसेसरी टॉक से बचें। इसके अलावा स्पीक विद डिग्निटी, ठीक है। डोंट एजिटेट, किसी गुस्सा ना, खुद का काम रखें, सूत रखें, किसी भी बात पे मुश्तइल होने की ज़रूरत नहीं है। जो सवालों के जवाब है वो ब्रीफली दें, बहुत ज़्यादा लंबे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा डोंट वॉलंटियर स्टेटमेंट, अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट ना दे, ठीक है। समन पेशी, कोर्ट का जो लेटर आता है कोर्ट में हाज़िरी के लिए, अदालत में हाज़िरी के लिए, उसको हम समन कहते हैं। वन समन कम्स फ्रॉम टू कोर्ट एट द सेम टाइम, और वो कह रहे हैं जब दो कोर्ट से एक ही वक्त पे एक ही डेट पर पेशी आ जाए तो हमने क्या करना है। सबसे पहले तो अगर तो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं ना, तो सबसे पहले हमने प्रीफर करना है क्रिमिनल कोर्ट्स को। दूसरी बात, अगर हाई कोर्ट और जो मतलब जो लेवल्स ऑफ कोर्ट में मैंने बताया था फर्स्ट इंस्टेंस, सेकंड इंस्टेंस, तो जो हायर कोर्ट है ना उसको प्रीफर करना है। मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड इंस्टेंस की बात हो रही है तो सेकंड इंस्टेंस वाली कोर्ट को प्रीफर करना है। अगर इफ़ बोथ कोर्ट्स आर ऑफ सेम स्टेटस, फिर हमने अटेंड दैट इज़ रिसीव्ड फर्स्ट, ठीक है। पहले तो हमने उसकी जो एलिजिबिलिटी के तौर पे प्रीफर करना है ना। अब दोनों एक ही स्टेटस, दोनों मतलब फॉर एग्जांपल सेकंड इंस्टेंस की कोर्ट से आ गई हैं, तो फिर हमने क्या करना है, हमने वो चूज़ करनी है जो पहले आई है, और दूसरे को सॉरी लेटर लिख देना है और अपनी वजह बता देनी है कि हम जो भी प्रॉब्लम है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है कि मरते वक्त जो बयान लेते हैं ना उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। और जो मैंने आपको बात बताई थी कि जो हेयर से विटनेस होते हैं, हेयर से एविडेंस होते हैं, वो कोर्ट में मंजूर नहीं किए जाते एक्सेप्ट डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है कि एक मरता हुआ बंदा कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच बोलता है, तो इसलिए उसका जो बयान है ना उसको एविडेंस के तौर पे रखा जा सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन अगर तो एक होती है डाइंग डिक्लेरेशन और एक होती है डाइंग डेपोजिशन। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस वो है कि वैसे तो काफ़ी डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर ओथ लिए बगैर बयान है ना वो डाइंग डिक्लेरेशन है, और जो ओथ के साथ है उसको डाइंग डेपोजिशन कहते हैं। इनकी डिटेल में आपको बाद में बताती हूँ, ये हाईलाइट्स बता रही हूँ अभी। इसके बाद बात करते हैं हम क्राइम की। क्राइम क्या होता है, एनी सोशल हार्म विच हैज़ बिन डिफाइंड एंड मेड पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है, उसको हम क्राइम कहते हैं। मतलब एक ऐसी बात जो एक पत्थर पर लकीर है कि ये जुर्म है तो बस है, ठीक है, और जो लॉ है ना उसको पनिश करता है, उस के करने वालों को पनिश करता है, तो उसको हम क्राइम कहते हैं। एनी सोशल हार्म विच हैज़ बिन डिफाइंड एंड पनिशेबल बाय लॉ इज़ नोन एज क्राइम। केमिस्ट्री ऑफ क्राइम में दो चीज़ें आती हैं, मेंस रिया, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है मेंस रिया और एक्टस रिया। मेंस एम से याद रख लें और एक्ट से याद रख लें, ए फॉर एक्ट, एक्टस, ठीक है। मेंस माइंड से याद रख लें, ठीक है, मेंस फॉर एम फॉर मेंस और एम फॉर माइंड। गिल्टी माइंड और एक्टस रिया का क्या मतलब है, गिल्टी एक्ट। अब मेंस रिया गिल्टी माइंड का क्या मतलब है, एक बंदे ने जुर्म करना है, उसने अभी सोचा है, अब उसने किया नहीं है, ठीक है, तो वो उसका गिल्टी माइंड है। लेकिन अगर तो उसने जुर्म कर दिया है तो वो गिल्टी एक्ट हुआ, ठीक है। मेंस रिया के सिर्फ अभी उसने सोचा है, किया नहीं है, लेकिन एक्टस रिया उसने कर दिया है। अब अगर क्राइम के लिए दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है, क्राइम के लिए दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है।
अगर इसमें से एक भी चीज़ मिस है तो उसको हम क्राइम नहीं कहेंगे और वो सज़ा का मुस्तहिक़ नहीं होगा। एक बंदे ने सिर्फ सोचा है, उसको उस बेस पे सज़ा नहीं मिल सकती, ठीक है। और एक एक्ट्रेस रिया, एक बंदे ने नहीं सोचा, उसकी इंटेंशन नहीं थी मारने की, एक मर्डर हो बल्कि एक एक्सीडेंट हो गया, उसकी इंटेंशन नहीं थी एक्ट्रेस रिया की, हो गया लेकिन उसकी मेंस रिया नहीं था उसने किया, तो उसकी वो उस तरह से सज़ा नहीं मिलेगी, उसकी कुछ अमेंडमेंट्स हो जाएंगी।